यार मम्मी अब है ना, अभी थोड़ा ध्यान देना है, हंसना नहीं है, ठीक है? और बीपी प्रॉपरली, ऐसे पैर भी ना सीधे ही रखना है, सीधा रखना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन लोग क्या करने वाले हैं, पहले तो समझेंगे कि रक्तदाब होता क्या है, ब्लड प्रेशर होता क्या है। हमारी बुक में बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ समझाई है, लेकिन मुझे आज तक तो ऐसे बच्चे नहीं मिले जिनको 10th में ही ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई हो, जबकि किताब में दे रखी है। मतलब टीचर्स भी क्लास में कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाते, कभी नाप के नहीं दिखाते हैं, लेकिन आज अपन कोशिश करेंगे कि मैं आपको ये चीज़ समझा दूँ, क्योंकि हमारी किताब में है और आपको ये चीज़ आनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है आपसे। चलो देखो जल्दी से। तो आज सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ, फिर अपन नाप करके भी देखेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको जो हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन प्रोब होता है ये भी क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा, क्योंकि अभी इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है इस कोरोना के टाइम में। तो सबसे सिंपल देखो क्या है कि आपको एक बात पता होगी कि जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, जो हमारा रक्तदाब होता है, वो 2 नंबर में लिखते हैं, कुछ ऊपर लिखते हैं और कुछ नीचे लिखते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल जैसा कुछ होता है। तो वो क्या चीज़ है, अपन पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, बहुत सिंपल, कि रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। बहुत सिंपल समझना है। क्या प्रेशर, फिजिक्स में हम समझें, प्रेशर कुछ नहीं, बल ही होता है, एक तरह से फोर्स होता है। तो क्या है, फोर्स लग रहा है कब, जब मान लो दिल से जो रुधिर है वो आ रहा है, कहाँ पे, धमनियों में आ रहा है, आर्टरीज में आ रहा है, तो वो बहुत प्रेशर से आ रहा है ना। मैंने प्रेशर की बात अपन पहले भी कर चुके हैं। तो दीवार पे प्रेशर लगता है, पाइप है ना, पाइप में बहुत जोर से अगर पानी आ रहा है तो उसके चारों तरफ प्रेशर लगता है ना। आप पाइप को जब उसमें से पानी बह रहा है तो दबाने की कोशिश करो, वो दबता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर चारों तरफ दीवार से प्रेशर लग रहा है। वही प्रेशर क्या है, रक्तदाब है। तो अब ये जो प्रेशर है ना, ये 2 तरह का है अपने लिए। कैसे समझना, इसको मापने वाला तो जो पहले यंत्र है उसका नाम जान लो। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कहीं पर भी, जो न्यू टाइप के पहले क्वेश्चन आ सकते थे। आपको यंत्र का नाम क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर, हिंदी में भी यही नाम है, तो हिंदी में लिखोगे तो भी यही है, स्फिग्मोमैनोमीटर। अब उसके बाद हम कह रहे हैं जो दाब है 2 तरह का है, वो कैसे समझना। तो पहला दाब क्या है, निलय प्रकुंचन के दौरान। निलय क्या है अपना, वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान। सिस्टोल और प्रकुंचन सिमिलर शब्द है यहाँ पे। सिस्टोल का मतलब समझना है कॉन्ट्रैक्शन, दबना। तो क्या होगा, हमारा दिल है जो मान लो नीचे वाला क्या है हमारे पास, वेंट्रिकल है या निलय है, वो जैसे ही सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिस्टोल होता है, तो वो दिल से खून को बाहर भेजता है धमनी में। क्लियर हुई बात? तो उस वक्त जो दाब होगा हमारी आर्टरीज में, इधर हमारे हाथों में, तो वो क्या कहलाता है, हमारा सिस्टोलिक प्रेशर। उस दाब को, उस दौरान जो दाब है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रकुंचन दाब बोलते हैं, या इसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ये प्रकुंचन के लिए एक शब्द और काम में लिया है, संकुचन। ये आप थोड़ा मन में रखना। बाकी ये याद रखना ज्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि कहीं भी आप जाओगे तो सिस्टोल ही बोलते हैं वो, सिस्टोल डायस्टोल, ये बोलना उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। प्रकुंचन, और फिर हमारे पास है अनुशिथिलन। तो अनुशिथिलन वाला दूसरा क्या है वो देखो। पहला समझ में आ गया, जब खून बाहर निकला तो जोर से बाहर निकला, तो जोर से ऐसे जो है धमनी है उसमें ज्यादा प्रेशर लग रहा है, वो है हमारा सिस्टोल। ये याद रखना है, सिस्टोलिक प्रेशर जिसको हमने बोला। सेकंड आपको क्या याद रखना है, निलय अनुशिथिलन के दौरान। तो निलय क्या है, अब एक तो दबा और दूसरा क्या है, ऐसे रिलैक्स करता है। जब उसमें रुधिर आता है ना तो वो यूं रिलैक्स करता है, आराम करता है, तो उसको हमने बोला है डायस्टोल के दौरान। और डायस्टोल का यहां पर क्या मतलब है, थोड़ा रिलैक्स करना एक तरह से। और यहां पर भी क्या वर्ड है हमारे पास में, अनुशिथिलन। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं अनुशिथिलन दाब या डायस्टोलिक प्रेशर। अब इसकी एक आप नॉर्मल वैल्यू देख लो। एक सामान्य जो ठीक ठाक अडल्ट इंसान है उसमें जो है सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 मिलीमीटर ऑफ Hg। अब आप पूछोगे सर ये मिलीमीटर ऑफ Hg क्या है, देखो बहुत सिंपल है, अभी मैं आपको बताऊंगा। वो जो पुराने टाइम वाली जो मशीन होती थी ना, उसमें हमने जो नलकी आपने देखी होगी कांच की, वो खोलते थे ऐसे ढक्कन, फिर उसमें कांच की नलकी लगी हुई थी, एक वहाँ पट्टा बांध के फुसफुस करते थे। तो वो जो अंदर उसके जो बहरी है ना जो चीज़, वो हमने लिया था पारा, और जो स्केल है वो मिलीमीटर में ले लिया अपन ने। तो कितना ऊपर चढ़ रहा है पारा, तो बोला 120 मिलीमीटर पारा चढ़ना चाहिए। तो वो है आपका कौन सा, सिस्टोलिक प्रेशर हो जाएगा। और सिमिलरली जो डायस्टोलिक है वो कितना होना चाहिए आपका, 80 मिलीमीटर ऑफ Hg।
तो सर इससे थोड़ा ज़्यादा कम होगा तो देखो थोड़ा बहुत तो वेरिएशन चल जाता है, फ्लक्चुएशन। जैसे मान लो मेरा अगर 120 नहीं 122 आ जाए, 125 आ जाए तो ठीक है, माना जा सकता है। लेकिन किसी का 150 आ रहा हो तो दिक्कत है, 140 आ रहा हो तो दिक्कत है, 180 आ रहा हो तो बहुत बड़ी दिक्कत है। आई बात समझ में? ये बात क्लियर हुई? 80 नहीं आ रहा, किसी का बहुत कम आ रहा है, किसी का ज़्यादा आ रहा है, 100 आ रहा है 80 की जगह पे, तो भी दिक्कत है। तो उन लोगों की फिर दवाई गोली चालू हो जाती है। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये चीज़ हो कैसे रही है। बहुत सरल है, देखना समझना। ये समझो हाथ है, पहले समझ रहे हैं फिर नाप के भी बताऊंगा मैं आपको मशीन से, बहुत सिंपल है। तो ये हाथ है किसी भी इंसान का। अब यहाँ पर क्या है, हम मान करके चल रहे हैं कि ये हमारी आर्टरी बह रही है। मैं एक लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पे, वैसे यहाँ पे दो होती हैं, आप तो यूँ समझ लो आर्टरी है यहाँ पे हमारी, एक है मान लो ऐसे करके। तो अब डॉक्टर क्या करते थे, पुरानी वाली मशीन याद करना, आजकल तो डिजिटल आ गई कि बटन दबाओ हो जाता है, लेकिन पहले डॉक्टर क्या करते थे, वो कान में स्टेथोस्कोप भी लगाते थे और वो वाली मशीन भी लगाते थे, हाथ में पट्टा बांध के, और खुद हवा भरते थे हाथ से, फिर उसको चरखे को खोल करके हवा को निकालते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। तो देखो क्या करते थे वो डॉक्टर, यहाँ पे कफ लगाते हैं, वो जो पट्टा बांधते हैं ना यहाँ पे अपन ऐसे पूरा ऐसे, उसको बोलते हैं कफ। हिंदी में भी कफ ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी कफ ही बोलते हैं। अब हमारा अधिकतम जो है दाब कितना होगा, 120 मिलीमीटर ऑफ HG। तो इसमें वो लोग हवा भरते हैं, और हवा भरते हैं तो कैसा लगता है कि कोई बहुत जोर से इसको दबा रहा है हाथ को चारों तरफ से, जो हवा है वायु दाब जो है उसको दबा रहा है। और वो जो वायु दाब होता है वो 120 मिलीमीटर HG से ज्यादा होता है। जितना उसमें हवा भरता है ना वो इससे ज्यादा होती है। तो फिर उस केस में क्या होता है कि पहले तो खून बह रहा था, और हमें कैसे पता चलता है ये खून बह रहा है अपना बढ़िया एकदम, कि ये अपना हाथ है, और यहाँ पे जो अंगूठा होता है ना, इसमें देख लो या इसमें देख लो, अंगूठे के नीचे की तरफ यहाँ पे अगर आप यहाँ पकड़ोगे ना किसी इंसान को, मैं पास में ला के दिखाता हूँ आपको, इस तरह से, तो आपको धड़कन यहाँ पे सुनाई देगी बहुत ही आसानी से। और ये हमारी होती है यहाँ पे रेडियल आर्टरी, ठीक है। तो ये चीज़ ये यहाँ पे या यहाँ पे जो है पकड़ करके सुन सकते हो, अंगूठे के नीचे की तरफ सरलता से सुनाई दे जाती है। तो यहाँ तक आ रहा है खून, तो पहले मान लो डॉक्टर ने यहाँ हाथ रखा, बोले हाँ ठीक है इसकी धड़कन यहाँ पे, फिर डॉक्टर क्या करते हैं, हवा भरते हैं उसमें, और हवा कितनी 120 से भी ज़्यादा भरते हैं। तो फिर क्या होता है, इतना जोर से प्रेशर पड़ता है उस धमनी पर, उस आर्टरी पर, कि आगे खून नहीं आता, खून आना बंद हो जाता है। इंटरेस्टिंग। तो अगर डॉक्टर ने यहाँ स्टेथोस्कोप लगा रखा है या उन्होंने यहाँ वो धमनी पकड़ रखी है, तो क्या होगा कि यहाँ पर धक धक होना बंद हो जाएगी, खून आना बंद हो जाएगा। यहाँ पर भी लगाते हैं डॉक्टर, क्या करते हैं यहाँ अटकाते हैं उसको, यहाँ पर भी है ना धमनी तो हमारी, तो यहाँ पर उसको लगा के स्टेथोस्कोप को और कान में लगाता है। तो यहाँ पे पहले धक धक होती है, लेकिन जैसे ही हवा ज़्यादा हो जाती है, बहुत टाइट कर देते हैं उसको, तो खून आगे नहीं जाता, मतलब यहाँ धक धक होना बंद हो जाती है। अच्छा फिर क्या, फिर वो हवा को धीरे धीरे थोड़ा सा चरखा खोल के कम करते हैं। क्लियर है? तो चरखा खोल के कम करते हैं, मान लो 160 भर दी हो हवा, तो 150 होती है, 140 होती है, 130 होती है, 100 मान लो 25 हुई। तो 125 पे क्या, मान लो किसी का इंसान का जो दाब है, कौन सा सिस्टोल है, सिस्टोलिक प्रेशर है वो 125 है, तो 125 पे क्या होगा कि खून जो है ना आना चालू हो जाएगा यहाँ से थोड़ा सा, 123 होते ही खून आना चालू हो जाएगा, तो थोड़ा सा खून आएगा। तो जैसे ही खून आएगा ना, यहाँ पे पहले आवाज आएगी धक धक धक। आई बात समझ में? तो फिर वो डॉक्टर बता देंगे कि जो पहली आवाज जहां पर आई ना, वो है इसका क्या, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, या जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं हिंदी में प्रकुंचन दाब बोल रहे हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है। और फिर वो डॉक्टर क्या करते हैं, धीरे धीरे थोड़ा और उस हवा को और कम करते जाते हैं। तो मान लो 100 कर देंगे, 90 कर देंगे, तो होना कितना चाहिए, जो हमारा अनुशिथिलन है या जो हमारा डायस्टोलिक है वो कितना होना चाहिए, 80 मिलीमीटर ऑफ HG होना चाहिए। तो मान लो 95 किया उन्होंने, तो अब जो होगी ना आवाज, जो धक धक आ रही थी ना, क्योंकि अभी भी रुधिर को झगड़ा करना पड़ रहा है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है आगे आने के लिए, क्योंकि प्रेशर तो है ही चारों तरफ से, वो जो कफ हमने लगा रखा है उससे। तो जैसे ही वो आवाज धक धक आना गायब हो जाए, जैसे मान लो 85 पे गायब हो गई वो आवाज, तो वो क्या हो जाता है, उस इंसान का हम लोग बोल देते हैं लगभग क्या है, अनुशिथिलन दाब या डायस्टोलिक प्रेशर है। तो इस तरह से अपन लोग बीपी नापते हैं। तो अब आ जाओ, चलो देख लेते हैं अपन कि ये प्रैक्टिकल कैसे करते हैं अपन। तो देखो मम्मी, ये जो होता है ना, आप आज तक वो करते तो डॉक्टर, लेकिन बताए थोड़ी थे, इसको बोलते हैं कफ, ठीक है। तो कफ डालते हैं अपने इधर हाथ में ऐसे, और ये जो पाइप है ना, ये इस तरफ होना चाहिए ऊपर। तो ये डाला अपन ने, और इसको थोड़ा सा यहाँ खींच करके अपने को नीचे टाइट करना है। और कितना टाइट करना होता है कि अपन 2
अंगुली यहाँ से डालें तो वो एकदम टाइट हो, ठीक है। फिर अपने को शांत बैठना है, हंसना नहीं है, बात नहीं करनी। और ये यहाँ पे ये जो डिजिटल अपना मीटर है, स्फिग्मोमेमोमीटर, इसको दबाना है और छोड़ देना है। अभी क्या करेगा, हवा भेजेगा उसमें अंदर, तो डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। वो इतनी भेजेगा, ज़्यादा कुछ टेंशन मत लेना। वो अब रुक जाएगा और धीरे धीरे हवा अपने आप कम होने लग जाएगी। एकदम बढ़िया बीपी आया मम्मी का, 124, 120 होना चाहिए और 86 है आपका डायस्टॉल, एकदम बढ़िया। तो अब देखो, सच सच बताना मेरे को मज़ा आया कि नहीं आया आप लोगों को। तो अब बहुत सिंपल सी बात है कि ये चीज़ हमारी किताब में है और आप प्लीज़ हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिखना या मुझ तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करना कि क्या सच में अगर आपने खुद से चीज़ पढ़ी थी तो समझ में आई थी क्या, या ज़रूरत पड़ जाती है कि नहीं इसको अच्छी तरह से देखें, जब तक हम नहीं तो हमें समझ में नहीं आता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, वो है हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन प्रोब। वैसे ये टॉपिक नहीं है ना हमारे सिलेबस में, वो मशीन में अलग है, ब्लड प्रेशर अलग होता है और ये जो है दरअसल हमें हार्ट रेट नाप करके बताता है। लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे एक छोटा सा कारण है कि इतना जो बेसिक नॉलेज है ये हम सबको आना चाहिए। उसके पीछे क्या कारण है, जैसे अभी मेरे पापा की थोड़ा टाइम पहले तबीयत खराब हुई थी और वो लगभग कोरोना जैसे सिम्टम्स थे, तो मैं उनको डॉक्टर के पास लेकर के गया था और सारा बात वगैरह हुई थी उनसे। तो उन्होंने समझाई थी ये बातें मुझे कि आपको ये मेजर करनी है, घर पे ऑब्जर्व करना है, और मुझे समझ में आ गई क्योंकि पता था कि वो क्या होता है, कैसे होता है। तो बहुत ही आसानी से जो है चीज़ें हैंडल हो गई अगर आप चीज़ों को समझते हो तो। नहीं तो पैनिक करने लग जाते हैं, ठीक है। पेशेंट्स क्या होता है, पैनिक करने लग जाते हैं, एक हॉस्पिटल से दूसरे से तीसरे भागने लग जाते हैं और ज़्यादा फिर तबीयत इंसान की ख़राब हो जाती है। और आप साथियों मेरी बात प्लीज़ दिल पे लेना, ये जो मैं बात कह रहा हूँ कि अभी ये जो महामारी आई है हमारे देश में, इसने दिखा दिया है आईना, हमें आईना सामने दिखा दिया है कि हमारे देश की जो चिकित्सा व्यवस्था है पूरी की पूरी, हेल्थ सेक्टर है जो पूरा का पूरा, वो पूरा का पूरा चरमराया हुआ है, बुरी हालत है। हजारों पेशेंट्स, 9-9, 10-10 हजार पेशेंट्स का बोझा जो है वो एक डॉक्टर के ऊपर। तो बेड्स नहीं है कहीं पर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है। ये तो सच में किसी ऊपर वाले का ही हाथ है हमारे देश पे कि जो सिचुएशन है, जो स्थिति है वो पता नहीं कैसे कंट्रोल में ही चल रही है। नहीं तो आप दुनिया भर में देख ही रहे हो कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस बात को सच में दिल पे लो और आप जिस भी क्षेत्र में जाओ अपने जीवन में, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लॉयर बनो, आपको जो बनना है बनो, आप अपने गांव के सरपंच बनो, मैं तो कहता हूं। लेकिन आप इतना बेहतर काम करना ना कि इन हमारे जो बड़े लोग हैं इनको हम बता सकें कि देखो आपने कितना गलत किया था इन सदियों में, इतने सालों में, ठीक है क्या। तो कोई ना, अपन एक आर्मी बना रहे हैं, फौज बना रहे हैं, सारे बच्चों को इकट्ठे कर रहे हैं, आपको पहुंचाएंगे संसद तक, आपको बनाएंगे प्रधानमंत्री, ठीक है। चलो देखो, तो अभी इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो प्रोब है, पहली बात तो ये समझ लेना, ये हार्ट रेट इसमें जो बताता है और जो बीपी है, जो ब्लड प्रेशर हमने देखा, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो आप ये मत सोचिए कि हार्ट रेट देख करके हम जो है बीपी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब अंदाज़ा डॉक्टर्स वगैरह लोग लगा सकते हैं, मैं डॉक्टर हूँ नहीं, लेकिन हाँ मैंने एक डॉक्टर से ही पूछा है, तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। हार्ट रेट अलग चीज़ है और जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो अलग है। ब्लड प्रेशर के लिए वो जो मशीन है, स्फिग्मोमेमोमीटर, जो डिजिटल मशीन है अपने पास, वो वाली देखी आपने। और हार्ट रेट, खैर इससे अपने को हार्ट रेट का मतलब नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ है सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन सैचुरेशन। भाई हमारे शरीर के रुधिर में कितनी ऑक्सीजन जा रही है अपन समझ चुके हैं, श्वसन में देख चुके हैं, और उसके बाद अपन कहाँ पर देख चुके हैं, पोषण से देख चुके हैं, और ये परिसंचरण में भी देख चुके हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में, कि कितनी ऑक्सीजन जो है कहाँ कहाँ पर जा रही है। तो इसका बहुत सिंपल है मैकेनिज्म कि आपको एक क्लिप की तरह खोलना होता है इसको, ऐसे क्लिप की तरह, और अपनी फिंगर में लगा करके आपको क्या करना होता है, इसको कहीं रख दो। अब रख तो क्या दो, मैं आपको यहीं दिखा रहा हूँ कि मान लो यहीं रख दूंगा मैं। इसका जो बटन है इसको दबाना होता है, तो दबा करके अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ऐसे थोड़ा सा कहीं रखोगे ना तो अपना इसमें कितना है रीडिंग वो आ जाएगी। तो जैसे अभी जो है रीडिंग मेरी इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन 99 है और हार्ट रेट 100 आ रही है। तो अब इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीजन जो सैचुरेशन है ना,
वो 95 से 100 के बीच में होनी चाहिए। एक अगर नॉर्मल इंसान है, उसको कोई सिम्टम नहीं है कोरोना वगैरह का, तो उसके शरीर में इतना ऑक्सीजन सेचुरेशन होना चाहिए। अगर 95 से थोड़ा कम हो जाता है, 95 से 90 के बीच में, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इट्स फाइन, मतलब चल जाएगा फिर भी। लेकिन मान लो कि वो ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 से भी नीचे चला जाता है, तो फिर उस इंसान को बाहर से ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ जाती है। मतलब उसको वो जो मास्क लगा करके ऑक्सीजन सिलेंडर से या जो भी डिवाइसेस आते हैं उनकी जरूरत पड़ती है, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो अभी हॉस्पिटलाइजेशन इस टाइम पर किन को कर रहे थे? जिनको सच में ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है। और ऑक्सीजन सेचुरेशन मान लो और भी कम हो जाता है, तो उस इंसान को फिर वेंटिलेटर पर लेने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। फिर मान लो और भी मशीनें, सुई वगैरह लगा के हाथ में, पैरों में, और फिर ऑक्सीजन वगैरह पहुंचाई जाती है मशीनों की हेल्प से, और साथ साथ में इलाज भी किया जाता है। गॉट इट? क्लियर हुई छोटी सी बात? तो ये मीटर, और अभी माहौल क्या चल रहा है चारों तरफ, डॉक्टर से कंसल्ट करो और आप सच में पढ़ लिख करके बहुत ही बेहतरीन और होशियार लोग बनो। लास्ट में एक और बात सुनते जाओ छोटी सी, कि अगर जो हमारा प्रकुंचन दाब है या सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 से मान लो ज़्यादा है, 130 है, तो चल फिर भी थोड़ा बहुत आदतें सुधार लो, तेल खाना कम कर दो, व्यायाम करना शुरू कर दो, थोड़ा सा चलना फिरना वॉक करना शुरू कर दो, तो कंट्रोल ठीक है हो जाता है। 130 से 140 अगर चला जाता है तो फिर दवाई वगैरह चालू हो सकती है, फिर डॉक्टर साहब बताएंगे कि क्या करना होता है, या डॉक्टर मेम साहब बताएंगे कि क्या करना होता है। और 130 से मान लो 140 से भी मान लो अगर ज़्यादा चले जाता है जो है हमारा रक्तदाब या किसी भी इंसान का, तो उसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं और हाइपर टेंशन भी बोलते हैं। टेंशन मत करो, बीपी हाई हो जाता है तो ये हाइपर टेंशन है। तो प्लीज़ 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 आप अपने पेरेंट्स को, अपने जो भी बड़े हैं आपसे छोटे हैं उनका खास करके बड़ों को खून मत पियो, उनका बीपी हाई मत करो, जो बोलते हैं मान लिया करो बेशर्मो, ठीक है? तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर और वीडियोज़ में। आपकी बात ज़रूर पहुंचाना अगर ये सब कुछ आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच।